हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो होम साइंस स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका 2012 जून का पेपर था। आज हम उसको देखेंगे, क्योंकि बात ये है कि जब भी आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया है कि नहीं। प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का वेटेज क्या है, क्यों हम इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं इसको, तो हमने पहले भी बात की है इस बारे में। जो स्टूडेंट न्यू तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड जो जिनको लग रहा है कि जो अभी हाल ही में होम साइंस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपको अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा मार्क्स नहीं है, तो आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जून अटेम्प्ट के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हमारा जो टारगेट है वो केवल नेट क्वालिफाई करना नहीं है, हमारा मेन टारगेट है जेआरएफ क्वालिफाई करना। क्योंकि जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, और जेआरएफ होता ही कैसे है, जब आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आते हैं तो आपका जेआरएफ होता है। अगर आपके मार्क्स उस हिसाब से कम आए मेरिट लिस्ट में, तो फिर आपका जेआरएफ नहीं निकल पाता। तो इसलिए हमें केवल नेट क्वालिफाई करने में ध्यान नहीं देना है, हमें जेआरएफ के लिए फोकस करना है। ताकि देखो, जेआरएफ में जब भी आप कॉलेज वगैरह में जाते हो पीएचडी करने के लिए, तो आपको मतलब आपको ऐसा पैसा भी मिलता है साथ साथ में। तो इस वजह से आपकी साथ में पढ़ाई भी हो जाती है। एक तरह से ये लगता है कि जैसे आपकी जॉब लग गई है, वैसा फीलिंग आने लगता है। और इसका अब धीरे धीरे जो आपका इसका सैलरी है वो भी ज़्यादा ही होता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप जेआरएफ क्वालिफाई करो। आपको प्रोफेसर वगैरह बनना है तो उसके लिए थोड़ा सा वेटेज होना ज़रूरी है। तो यहाँ अगर हम बात करें, क्वेश्चन हम करने वाले हैं लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकती है, मैं कोशिश करूँगी जल्दी करवा दूँ, लेकिन फिर भी हमें चीज़ों को भी समझना है। ऐसा नहीं है कि फास्ट फास्ट भागने के चक्कर हम जो चीज़ें समझना चाहते हैं वो भी ना समझ पाएँ। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। एंड इस चैनल पे बने रहेगा। मेरा मेन मोटिव है कि आप इस चैनल से जुड़े रहें, और आपके लिए जो मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, जो हम आपके लिए चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका आप लाभ उठा सकें। क्योंकि ये जितनी चीज़ें हो रही हैं, कोशिश ये सिर्फ आप लोगों के लिए हो रही हैं, आप सभी की हेल्प करने के लिए हो रही हैं। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन क्या है, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेरीज हैं, जो आप चाहते हैं कि नहीं मैम ये वाला टॉपिक्स भी हमें पढ़ाइए, तो आप कमेंट में अपनी जो चीज़ें हैं जो समझ में ना आए वो भी आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ मैं बात करूँगी, किस वानस्पतिक स्रोत से ग्लूटेन प्राप्त होता है। क्या सोया से, चावल से, मक्का से, या गेहूँ से। किस वानस्पतिक स्रोत से ग्लूटेन प्राप्त होता है। यहाँ एक बार आप इंग्लिश में भी देख लीजिए, फिर आपको आंसर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे मैं केवल हिंदी में पेपर नहीं लेके आई हूँ, इंग्लिश में भी लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको हिंदी में चीज़ें कम समझ में आती हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के जो लोग हैं वो इस पेपर को देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ जो हिंदी लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि वो इंग्लिश में भी देखें। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा जो होम साइंस की लैंग्वेज है वो थोड़ा सा क्लिष्ट है, क्योंकि गूगल जो ट्रांसलेट करता है तो वो हिंदी अजीब हो जाती है। और जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, भाई सच्ची बता रही कि एग्ज़ाम में बैठते ही ऐसा लगता है भगवान जाने कहाँ से ये हिंदी दे दी गई है। लेकिन जब हम इंग्लिश में उस चीज़ को देखते हैं तो शायद ईजी तरीके से हमें समझ में आ जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे के सारे क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो थोड़ा सा हमें इंग्लिश में भी देखना चाहिए। ठीक है, क्लैरिटी आ जाती है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्लूटेन प्राप्त होता है, वो होता है गेहूं से। तो एक्चुअली ग्लूटेन करता क्या है, ये एक्चुअली जैसे जो आटा होता है उसको लचीला बनाने का काम करता है, जिससे जब हम रोटी वगैरह बनाते हैं तो वो फूलने में उसको मदद करती है। और ये जो ग्लूटेन होता है आपका अनाजों में पाया जाता है। तो गेहूं के साथ साथ आपका ग्लूटेन जैसे जौ में हो गया, आपका राई में हो गया, इन सब में पाया जाता है। ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका वीट यानी गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एचडीएल यानी एचडीएल कहाँ बनता है एवं स्रावित होता है। एचडीएल मतलब होता है आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी आपका क्या है ये, हाई डेंसिटी आपका
लिपोप्रोटीन है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन में लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है तो ये कहाँ बनता है, हम कहाँ मतलब कहाँ स्त्रावित होता है, अग्नाशय में, यकृत में, गुर्दे में या मांसपेशियों में। एक बार आप इसको इंग्लिश में देखें फिर हम आप इसका आंसर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें जो आपका एलडीएल है वो आपका लीवर में स्त्रावित होता है और वहाँ बनता है। तो अगर हम बात करें यकृत की बात कर रहे हैं तो जो आपका एचडीएल है एक्चुअली क्या होता है, यकृत में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल को यकृत द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। और क्या होता है कि वो जो बॉडी के मतलब अदर पार्ट हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए यकृत में इसको किया जाता है। तो ये जो थोड़ा सा होता है ऐसा प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कौन सी खाद्य पदार्थ सेवा व्यवस्था केंद्रीय इकाई में खाद्य पदार्थों का उत्पादन करती है और अन्य छोटी इकाइयों को संसाधित खाद्य पदार्थ वितरित करती है, पारंपरिक, असेंबली लाइन, कमिश्री या कुक एंड चिप। तो एक बार आप इसको इंग्लिश में देखें फिर इसका आंसर करते हैं। इंग्लिश में बहुत छोटा दिख रहा है, मैंने जूम कर दिया, अब आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका है कमिश्री। ठीक है, तो एक्चुअली कमिश्री एक वाणिज्यिक रसोई है और यहाँ अगर हम बात करें तो जहाँ क्या होता है कि जिन्हें खाद्य सेवा या भोजन तैयार करने और संग्रहित करने के लिए, जैसे आप इतना समझ सकते हैं कमिश्री से कि ये हॉस्पिटल में ज़्यादातर होता है। और जैसे मान लो एक केंद्र है वहाँ पे खाना बना और अलग अलग जगह मतलब भेजा गया, वो क्या होता है, कमिश्नरी होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है, धागे की किस्म, कपड़े की किस्म, बखिए की लंबाई या धागे का खिंचाव। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही, अरे भगवान ये आंसर पहले ही दे रखा है। मैं सोच रही थी आप अपने आप आंसर देंगे, यहाँ तो पहले से ही दे रखा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं। चलिए, तो जो इसका राइट आंसर है वो आपने देख ही लिया होगा, टाइप ऑफ फैब्रिक। यानी जब भी हम सुई का चुनाव करेंगे, जब भी हम सुई का चयन करेंगे तो हमें कपड़े की किस्म देखनी पड़ेगी। भाई किस टाइप का कपड़ा है, किस टाइप के कपड़े में किस तरीके की सुई का हमको उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कपड़े की किस्म अलग अलग प्रकार की हैं, फिर हर सुई हर एक कपड़े में सही नहीं चलेगी। तो इसलिए हमें कपड़े की किस्म देखना ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा डिज़ाइन रिपीट नहीं है, मतलब इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा डिज़ाइन है जो रिपीट नहीं है। ड्रॉप है, मिरर है, रोटरी है और शॉर्टिन है। मिरर से तो आप समझ ही गए होंगे, बाकी तीनों के बारे में आपको अभी समझा दूंगी। अरे भगवान ये आंसर खुद ही जाता है। अब बताइए, तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका है रोटरी। यानी रोटरी मतलब आपका एक तरह से रोटेशन कह सकते हो, जो रोटेशन होता है तो रोटेशन में कोई चीज़ रिपीट नहीं होती है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो किसी चीज़ को घुमाकर उस पर प्रिंट करना या उस पर डिज़ाइन करना क्या कहलाता है, आपका रोटरी कहलाता है। अगर मैं सॉटिन की बात करूंगी तो सॉटिन डिज़ाइन एक खास तरह की बुनाई होती है जिसमें क्या होता है, कपड़े के धागों को एक दूसरे के बहुत करीब से गुजारा जाता है या करीब से बुना जाता है, वो क्या होता है, सॉटिन होता है। अगर मैं ड्रॉप की बात कहूँगी तो ये एक्चुअली ये डिज़ाइन का उपयोग वेब या मोबाइल डिज़ाइन में किया जाता है। मिरर मतलब कांच वाली जो डिज़ाइन होती है वो होती है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थर ब्लिगस शब्द किसने प्रतिपादित किया था, प्रांग ने, गिलब्रेथ ने, डनमान डब्ल्यू रॉस ने या मुंडल ने। ये रहा आपका क्वेश्चन, अब आप इसका बताइए आंसर कौन सा होगा। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गिलब्रेथ। एंड अगर हम इसकी बात करें कि ये एक्चुअली जो आपका थेर ब्लिगस
शब्द है ये क्या है? ये एक्चुअली ये बुनियादी गतिविधि का एक समूह है जिसका हम लोग यूज़ जो वर्क प्रोसेस होता है उसका विश्लेषण करने या सुधार करने के लिए किया जाता है। इसका एक तरीके से मीनिंग ये है। तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं आपके गिलब्रेथ। इनका पूरा नाम याद रखिएगा, क्या है? लिलियन गिलब्रेथ। क्या है? लिलियन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कह रहा है? 7 है, दबी हुई संवेगात्मक ऊर्जा के बाहर निकालने को क्या कहते हैं? शारीरिक नियंत्रण, संवेगात्मक मानसिक संतुलन या संवेगात्मक सुरक्षा? ये रहा आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका संवेगात्मक विरेचन या भावनमेन। यानी देखो, दबी हुई संवेगात्मक ऊर्जा के बाहर निकलने को क्या कहते हैं? एक्चुअली क्या होता है, कई बार हमारे अंदर इतने सारे इमोशंस दबे होते हैं जिनको हम छुपा के रखते हैं, जिनको हम किसी के सामने व्यक्त नहीं करते हैं, इमोशंस दिखाते नहीं हैं। वो जो दबे हुए इमोशन है, वो जब दबा हुआ गुस्सा हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है, तो वो जब अचानक बाहर निकलता है उसी को क्या बोला जाता है? संवेगात्मक विरेचन होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे व्यक्ति में ऐसी क्षमता होती है कि भाई वो चीज अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं, अंदर ही अंदर दबा के रखते हैं, उस चीज को व्यक्त नहीं होने देते, बाहर नहीं निकालने देते, कंट्रोल में रखते हैं। वही चीजें जब बाहर निकल के आती है उसी को बोलते हैं संवेगात्मक विरेचन या भावोन्यन। भावोन्यन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि शब्दों, मुद्राओं तथा प्रतिरूपों के माध्यम से लोगों के विश्वासों, जो लोग बिलीव करते हैं, लोगों के मूल्यों यानी वैल्यू, लोगों के बिहेवियर यानी व्यवहार का सुविचारित जोड़ तोड़ किस नाम से जाना जाता है? प्रचार, प्रोपेगेंडा, विश्वास उत्पन्न करना या अवबोधन? एक बार आप इसको इंग्लिश में देखें फिर आप आंसर बताएं। अरे भाई, आंसर ही दिया है यहाँ पे। यानी आपके एक तरीके से कह दें, मैनिपुलेटिंग ऑफ पीपुल्स बिलीव, वैल्यू एंड बिहेवियर थ्रू वर्ड, जेस्चर, इमेज इज नोन एज, क्या है ये? प्रोपोगेंडा है। प्रोपोगेंडा मतलब क्या होता है? प्रचार करना। क्या करना? प्रचार करना। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोपोगेंडा यानी अधिप्रचार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ आपके दिमाग का सवाल है, तो थोड़ा सा अपने दिमाग को खोल के रखिए एंड अच्छे से आंसर दीजिएगा। समस्या के समाधान ज्ञात करने के लिए प्रतिभागियों के मस्तिष्क को प्रेरित करना क्या कहलाता है? बोलचाल। क्या बोलचाल करके आप किसी के दिमाग को प्रेरित कर सकते हैं? संगोष्ठी, वाद विवाद करके, या ब्रेन स्ट्रॉमिंग? एक बार आप इसको इंग्लिश में देखें फिर आप आंसर बताएं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रेन स्ट्रॉमिंग। एंड अगर हम बात करें तो समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रतिभागियों के मस्तिष्क को प्रेरित करना क्या कहलाता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है। बोलचाल, जब आपस में हम बातचीत वगैरह करते हैं वो बोलचाल होता है। संगोष्ठी मतलब आपका कॉन्फ्रेंस। ठीक है। कॉन्फ्रेंस में मतलब कॉन्फ्रेंस क्या होती है? हमने कहा एक मीटिंग है जिसमें हम किसी चीज़ पर विचार विमर्श करते हैं। ठीक है। वो क्या होता है? आपका संगोष्ठी होता है। वाद विवाद मतलब कोई पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर दो पक्ष आपस में बातचीत कर रहे हैं, है ना, अपनी तर्क दे रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, वो आपका वाद विवाद हो जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में आपके दिमाग का यूज होता है। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग आपका क्या है? एक तरह से मानस मंथन है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी संबंधित जो विषय है उसके प्रति हम क्या करते हैं, अवेयर हो जाते हैं, उन पे हम थिंकिंग करना स्टार्ट करते हैं। किसी जो समस्या है उसका समाधान करते हैं, वो भी क्रिएटिव वे में। ऐसा नहीं है नॉर्मल वे में, क्रिएटिव वे में, मतलब रचनात्मक रूप में हम उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके प्रति अवेयर रहते हैं। वो क्या होता है? आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काई स्क्वायर टेस्ट का उपयोग कब होता है? जब तुलना के लिए सिर्फ दो समूह हों, जब आंकड़े आवृत्ति में हों,
आंकड़ों की शुद्धता की जांच। डी है जब तुलना के लिए 3 या अधिक समूह हो। किसको कहते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये मिलान के थ्रू भी पूछा जा चुका है। ठीक है, अरे वाह, राइट आंसर दे दिया। तो इसका राइट आंसर आपने देख ही दिया है, व्हेन द डाटा इज द फ्रीक्वेंसीज, यानी अगर हम बात करें तो जब आंकड़े आवृत्ति में हों, ये है आपका राइट आंसर। तो यहाँ अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो अगर हम बात करें कि ये क्या है काई स्क्वायर टेस्ट, तो ये एक सांख्यिकी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, उपयोग या शोधकर्ता द्वारा समान जनसंख्या में एक जो श्रेणीबद्ध चर हैं उनके बीच हम अंतर की क्या करते हैं, जांच करते हैं, वो क्या होता है आपका काई स्क्वायर टेस्ट होता है, यानी जब आंकड़े आवृत्ति में हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्चुअली क्वेश्चन क्या है कि खाद्य पदार्थ लैक्टिक एसिड के खमीरीकरण से बनाए जाते हैं, किसके किसके द्वारा, बियर, दही, चीज, पनीर। मतलब लैक्टिक एसिड के खमीरीकरण से कौन कौन सी चीज बनाई जाते हैं, दही है, बियर है, पनीर है या सिरका है। आपको इन चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है आपका योगर्ट एंड चीज़, यानी दही और आपका पनीर। अब दही पनीर किस ऑप्शन में है, बी एंड सी, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन सा खाद्य पदार्थों में ग्लूटेन नहीं होता है और सीलियक रोग से पीड़ित मरीजों को उनका उपयोग करने की छूट है। मतलब जैसे मान लो जिस व्यक्ति को सीलियक रोग हो गया है, अब आप समझोगे कि सीलियक रोग क्या है, तो एक्चुअली एक आनुवांशिक रोग है, यानी आनुवांशिक मतलब होता है मतलब जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, माता पिता से दादा दादी से हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनका जो आकार होता है वो अर्धचंद्राकार हो जाता है, और जो शरीर के कुछ हिस्से हैं उसमें आपका रक्त और आपका जो ऑक्सीजन है वो आपका जो पूरी बॉडी है उसमें नहीं पहुंच पाता, या शरीर के कुछ अंगों तक नहीं पहुंच पाता, तब हमको क्या हो जाता है, सीलियक रोग हो जाता है। तो अगर जैसे मान लो सीलियक रोग जिनको हो गया है, तो इन चारों चीज़ों में, चाहे गेहूं का आटा, चने का आटा, मक्का का आटा, चावल का आटा, इनमें से कौन सी चीज़ें हम खाने के लिए उनके लिए छूट है कि हाँ वो चीज़ वो खा सकते हैं, तो ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ एक बार आप इंग्लिश से देख लीजिए, इंग्लिश में बहुत छोटा सा नज़र आ रहा होगा आपको, तब आप आंसर बताइए। चलिए, तो अगर हम आंसर की बात करें यहाँ पे, तो सिर्फ हम यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है इनमें से चावल का आटा नहीं देंगे, बाकी गेहूं का आटा, चने का आटा, मक्के का आटा दिया जा सकता है। किसका आटा नहीं देंगे, एक सेकंड रुको, ये जो आपका चावल का आटा गलत है, बाकी ए सी एंड डी सही है। ठीक है, तो ए सी डी किस में है, ए सी डी कौन से ऑप्शन में है, ए सी डी, वेयर इज ए सी डी, ऑप्शन नंबर सी, आगे पीछे दे रखा है ए सी डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रबंधन की बात आ गई। प्रबंधन का कौन सा उपकरण कार्मिकों से संबंध नहीं रखता है, नहीं की बात हो रही है, संगठन चार्ट, उत्पादन अनुसूची, जॉब या का विवरण, जॉब का विनिर्देश, बजट, संचार। इन चीजों में से कौन सी चीज से संबंध नहीं रखता है, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, द टूल ऑफ मैनेजमेंट दैट डज नॉट डील्स विथ पर्सनल। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। जो 13 का राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका बी और ई, यानी उत्पादन अनुसूची और आपका है बजट, ये संबंध नहीं रखता, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमूना पैटर्न में डार्ट को निम्नलिखित के द्वारा बदला जा सकता है। ठीक है, टक
के द्वारा, चुन्नट के द्वारा, स्टाइल लाइन के द्वारा या नियंत्रित सीवन के द्वारा। ये जो ऑप्शन दिए हैं इनको देखिए, एक बार आप इंग्लिश में देखें, फिर आप इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी सेकेंड एंड फोर्थ, यानी चुन्नट और नियंत्रित सीवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल प्रिंटिंग की किस विधि का सामान्यतः उपयोग किया जाता है? स्क्रीन प्रिंटिंग, डिजिटल, रोलर प्रिंटिंग या ब्लॉक प्रिंटिंग। ये रहा इंग्लिश में क्वेश्चन, अब आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें तो जो आजकल ज़्यादातर इंडियन टेक्सटाइल में इंडस्ट्री में उपयोग होता है, तो वो करेंटली की बात करेंगे तो स्क्रीन प्रिंटिंग भी है, रोलर भी है, ब्लॉक भी है, बट डिजिटल प्रिंटिंग का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी फर्स्ट, और आपका थर्ड एंड फोर्थ यानी सेकेंड जो डिजिटल है ये, इसको छोड़ के बाकी स्क्रीन और रोलर और ब्लॉक प्रिंटिंग ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो आपका तटस्थ रंग है वो कौन सा है? काला है, लाल है, न्यूट्रल की बात हो रही है, या हरा है, सफ़ेद है? कौन सा ऐसा कलर है जो तटस्थ है? ठीक है, क्वेश्चन देखिए फिर आप इसका आंसर बताइए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ब्लैक एंड वाइट, यानी काला और सफ़ेद। ठीक है, काला और सफ़ेद आपका है फर्स्ट एंड फोर्थ, या ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, काला और आपका सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विकास किसका परिणाम है? विकास किसका परिणाम है? आनुवांशिकता एवं वातावरण, यानी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का मतलब परिणाम है। अधिगम एवं परिपक्वता, यानी लर्निंग एंड मैच्योरिटी। अधिगम एवं प्रशिक्षण, यानी लर्निंग एंड टीचिंग। अवलोकन के द्वारा अधिगम, यानी ऑब्जर्वेशन के द्वारा लर्निंग। तो इन किसका किसका परिणाम है? विकास यानी डेवलपमेंट की बात हो रही है। ठीक है, डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ। 17 का आंसर क्या होगा? तो डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट है? तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो, इसके ऑप्शन और कहेंगे। अच्छा, इसके ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, आप हिंदी में ऑप्शन इसके देख सकते हैं कौन कौन से हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 का, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड। यानी आनुवांशिकता एवं वातावरण का भी रोल उतना ही होता है। जब अगर हम बात करें कि जब बच्चे की ग्रोथ होती है, जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जब बच्चों का विकास होता है, तो विकास में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का योगदान होता है। यानी उतना जितना आपका हेरिडिटी बच्चा जो जन्म से चीज़ें सीखता है, जो अपने माता पिता से सीखता है, उतना वो चीज़ें वातावरण से भी सीखता है। इसलिए इन दोनों का रोल बहुत है। अगर हम बात करें अधिगम एवं परिपक्वता का, तो लर्निंग एंड मैच्योरिटी, इन दोनों का भी रोल है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अनौपचारिक शिक्षा संगठित होती है, व्यवस्थित होती है, अत्यधिक संस्थानिक होती है, या शैक्षिक गतिविधि है? इसका इंग्लिश में मुझे लग रहा कहाँ गया, 18 का इंग्लिश में शायद नहीं है, आप इसका हिंदी में ही देख लीजिए। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी ये संगठित होती है, व्यवस्थित होती है और शैक्षिक गतिविधि होती है अनौपचारिक शिक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से दृष्टिक सामग्री है, दृष्टिक मतलब जिसको हम देख पाते हैं, ब्लैक बोर्ड, पोस्टर, लोक संबोधन प्रणाली या फ्लैश कार्ड, कौन कौन सी चीज़ें हैं? ठीक है, यानी विजुअल एड्स की बात हो रही है। फोर्थ कहाँ गया? अच्छा, फोर्थ ये है।
थोड़ा सा दूर दूर ऑप्शन दिख रहे हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग, पोस्टर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम एंड फ्लैश कार्ड वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। यानी अगर हम बात करें आपका ब्लैक बोर्ड, पोस्टर एंड फ्लैश कार्ड, लोक संबोधन प्रणाली गलत है। ठीक है, यानी हमने बी ऑप्शन की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सॉरी पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर आंसर की बात करें, बड़ी जल्दी हम आंसर पे पहुंचने लगे। तो क्वेश्चन क्या है, गुणात्मक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सांख्यिकीय परीक्षण है। पियर्सन आर, साइन टेस्ट, बुरस्कल वॉलिस टेस्ट और एफ टेस्ट। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, इसका पहले भी मिलान के थ्रू क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एक बार इंग्लिश में देख लीजिए, फिर मैं इसकी बात करती हूँ कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, ये रहे आपके ऑप्शन। अरे बाप रे, पहले ही आंसर दे दिया। यानी चलो आंसर दे दिया है तो बात ही कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी यानी सेकेंड एंड थर्ड सही है। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, सेकेंड एंड थर्ड, यानी साइन टेस्ट और आपका क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट, साइन टेस्ट और क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट। अब थोड़ा थोड़ा इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें पियर्सन आर की बात करें, तो ये डेटा के दो सेटों के बीच एक सहसंबंध को मापने का कार्य करता है। अगर हम साइन टेस्ट की बात करते हैं तो अवलोकन के जोड़े के बीच ये लगातार अंतर को क्या करता है, एक अंतर का एक सांख्यिकीय परीक्षण होता है। अगर हम क्रुस्टर वॉलिस टेस्ट की बात करें तो यह एक निर्धारित करने के लिए कि क्या मतलब जो चीज़ लगातार यानी कंटिन्यूअस व क्रमिक रूप से हो रही है, या अगर हम बात करें या दो से अधिक समूह के बीच सांख्यिकीय रूप के इम्पोर्टेंट को अंतर देना, वो क्या होता है, क्रुस्टर वॉलिस टेस्ट होता है। अगर हम एफ टेस्ट की बात करें तो ये क्या होता है, दो नमूने की भिन्नता या कई नमूनों के बीच की विभिन्नता या डिफरेंसेस को ये बताता है, वो क्या होता है, एफ टेस्ट होता है। तो जो आपका राइट आंसर है वो है बी एंड आपका थर्ड। ठीक है, बी एंड थर्ड आपके ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब पूछा गया आपका अभिकथन और कारण से। तो वैसे तो हमने पहले बात की थी कि जो अभिकथन और कारण से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते थे, लेकिन बीच में ऐसा हुआ, अभी आपने एग्जाम देखा, इसमें भी अभिकथन और कारण से कुछ खास क्वेश्चन आया नहीं, मुझे लग रहा क्वेश्चन ही नहीं आया। तो ये जो चीज़ें हैं इनका भी ध्यान रखें, कभी कभी ऐसा होता है इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आ जाते हैं और इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन ही नहीं आते। ठीक है, तो अगर हम बात करें अभिकथन क्या कह रहा है कि संघनित दूध में भूरापन मिलार्ड प्रक्रिया के कारण होता है। कारण कह रहा है यह रिड्यूसिंग शर्करा व वसा के बीच होने वाली प्रतिक्रिया से होता है। तो क्या ये बात सही है, क्या एक दूसरे को ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं। अजर्सन और रीजन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, ये रहे आपके ऑप्शन। तो 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी संघनित दूध में भूरापन मिलार्ड प्रक्रिया के कारण होता है, ये बात तो सही है, लेकिन यह रिड्यूसिंग शर्करा वसा के बीच होने वाली प्रक्रिया से होता है, ये बात है गलत। यानी इस हिसाब से होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि धात्री अवस्था में ऊर्जा की आवश्यकता गर्भावस्था की अपेक्षा अधिक होती है। कारण कह रहा है कि क्योंकि धात्री अवस्था में दूध के स्त्राव के कारण आयरन की मात्रा अधिक होती है। धात्री अवस्था क्या होती है कि जब महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कह सकते हो आप उसको, तो वो क्या होता है, आपका धात्री अवस्था होती है।
तो यहाँ आपको बताना है क्या अभिकथन कारण दोनों सत्य हैं, क्या ये दोनों को एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, यानी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यहाँ पे भी अगर हम बात करेंगे तो धात्री अवस्था में ऊर्जा की आवश्यकता गर्भावस्था की अपेक्षा अधिक होती है, सही बात है। क्योंकि बात ये है कि जब फीडिंग वगैरह महिलाएं कराती हैं तो ऑलरेडी प्रेगनेंसी के बाद उनके अंदर कमजोरी सी आ जाती है, तो थोड़ा सा और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होती है। क्योंकि धात्री अवस्था में दूध के स्राव के कारण आयरन की मात्रा अधिक हो जाती है, ये बात है गलत, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी यानी ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, ये भी अभी कथन और कारण से ही क्वेश्चन है कि अभी कथन कहा जा रहा है कि खाद्य सेवा, ठीक है, फूड सर्विस की बात हो रही है और फूड सर्विस मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, उनके मैंने PYQ बेस्ड क्वेश्चन करवाए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ से रिलेटेड कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। खाद्य सेवा के बड़े संस्थान औपचारिक प्रतिस्पर्धात्मक बिड बाइंग का उपयोग करते हैं। कारण कह रहा है यहाँ क्रेता थोक बाजार में जाकर कीमत की बोली लगाता है। आपको बताना है कि ये अभिकथन और कारण के जो चीजें दी गई हैं क्या ये सही हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका है 23। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी ए सत्य है परंतु आर असत्य, यानी खाद्य सेवा के बड़े संस्थान औपचारिक प्रतिस्पर्धा बिड बॉइंग का उपयोग करते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ क्रेता थोक बाजार में जाकर कीमत की बोली लगाता है, ये है गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अभी कथन और कारण से ही संबंधित है कि कॉलर का ब्रेक पॉइंट प्लैकेट के विस्तारित अंश पर चिन्हित किया जाता है। कारण है रोल लाइन मध्य अंग अग्र रेखा से पीछे की ओर मुड़ती है। कॉलर की बात होती है, कॉलर से रिलेटेड क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो ऐसा हो गया कि ये सही है यार गलत है, ये तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं। तो आप देख रहे हो कि इससे अभिकथन और कारण से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो कभी कभी तो इन क्वेश्चनों की भरमार होती है और यहाँ पे वही लोग अजर्शन रीजन के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जिन्होंने टॉपिक पढ़ा होता है। जिन लोगों ने टॉपिक नहीं पढ़ा है उन लोगों का ये जो चीज़ें हैं इसको इलिमिनेट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो दिया भी कैसे रहता है कि ये सही है और सही है वैसे, ठीक है, वैसे टाइप का दिया रहता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एक सेकेंड, तो काहे इतना जूम हो रहे हो भैया। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ए सही है परंतु आर मिथ्या है। मिथ्या मतलब गलत है। कॉलर का ब्रेक पॉइंट प्लैकेट के विस्तारित अंश पर चिन्हित किया जाता है, ये बात तो सही है, लेकिन रोल लाइन मध्य अग्र रेखा से पीछे की ओर मिलती है, ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अभिकथन कारण से ही संबंधित है। ब्रोकेट यानी जिसको जरी कहते हैं, हकाबैक यानी उत्तपुत या जैकर्ड या ट्रिप्रेटी या चित्र यवनिका कह सकते हो। अब बताओ ट्रिपेस्टी थोड़ा बहुत समझ में भी आता है, चित्र यवनिका कैसा नाम है, को एक ही श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा इसकी लैंग्वेज समझने में। कारण है सभी को जैकवर्ड करगे पर बनाया जा सकता है, मतलब जैकवर्ड करगे का जो बुनाई है, कहने का मतलब है कि इन सभी को उसमें बनाया जा सकता है। आप एक बार इंग्लिश में देखें फिर आप इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, तो बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी जो ए और आर हैं ये दोनों गलत हैं। ठीक है,
यानी ए ऑप्शन भी गलत है एंड आर ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निर्णय लेने या समस्या समाधान की तुलना में गृह प्रबंध सर्वसमावेशी अवधारणा नहीं है। कारण है, गृह प्रबंध प्रबंधकीय कार्यकारिता की संपूर्णता पर विचार नहीं करता है। आपको बताना है अभिकथन कारण क्या दोनों सही हैं। ये लो, आधा क्वेश्चन वहाँ दिया है, आधा यहाँ है। होम मैनेजमेंट की बात होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा आपका? होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए एंड आर फॉल्स, दोनों गलत है, दोनों मिथ्या हैं। ए एंड आर दोनों गलत है। निर्णय लेने या समस्या समाधान की तुलना में गृह प्रबंध सर्वसमावेशी अवधारणा नहीं है, तो ये बात है गलत। गृह प्रबंध प्रबंधकीय कार्यकारिता की संपूर्णता पर विचार नहीं करता है, तो फिर ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, अरे बाप रे, बड़े अभिकथन कारण से संबंधित क्वेश्चन है, भरमार हो गई है। और इसको देख के देखो, कभी कभी क्या होता है, कुछ अभिकथन कारण के क्वेश्चन आते हैं तो देख के अच्छा लगता है, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा पढ़ाया है हमने, अच्छे से टॉपिक हमने पढ़ा है। लेकिन जब बार बार ही ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो स्टूडेंट इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन वो लोग इरिटेट नहीं होते हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है ना। अभिकथन कह रहा है कि अहम वास्तविक संसार से संबंध रखता है, यह वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है। कारण है, अहम आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए वास्तविक वस्तुओं की खोज करता है। एक भूखे व्यक्ति को भूख संतुष्टि के लिए वास्तविक क्या कहते हैं, भोजन ही मिलना चाहिए। बात तो बहुत बढ़िया है। ये रहा आपका। ईगो डील्स विद द रियल वर्ल्ड, इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका दोनों सही है, और ये एक दूसरे को अच्छे से परिभाषित भी करते हैं। देखो, अहम वास्तविक संसार से संबंध रखता है और ये वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है, ये बात तो सही है। अगर हम बात करें तो यहाँ आपका अभिकथन और कारण दोनों सही हैं कि अहम आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए वास्तविक वस्तुओं की खोज करता है, जो भाई रियल है, जो रियल चीज़ें हैं उनकी खोज करता है। जैसे एक भूखे व्यक्ति को भूख संतुष्ट करने के लिए वास्तविक भोजन की ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं कि हमने हवा में बात कर दी, हमने कह दी भाई तुमको भोजन मिल गया, अब तुम्हारे पेट को शांति मिल गई होगी, ऐसा नहीं है ना। कोई भी भूखा व्यक्ति होगा, आप जब तक उसको भोजन नहीं देंगे तब तक उसको अंदर से संतुष्टि नहीं मिलेगी, तब तक वो उसकी नीड पूरी नहीं होगी है। अब हम हवा में कह दे बेटा ऐसा लग रहा है कि हाँ आपने खाना खा लिया, आपका पेट भर गया, तो ऐसे बोलने मात्र से नहीं हो जाएगा, उसको वास्तविक रूप में यानी रियलिटी रूप में उसको भोजन करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं दोनों सही हैं, यानी ए आर दोनों सही हैं, और ए आर सही वर्णन कर रहा है किसका, ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभिकथन कारण से गोपनीयता परामर्शदाता की अनिवार्य विशेषता है। परामर्शी संबंध केवल तभी प्रभावी होगा जब परामर्शदाता गोपनीयता बनाए रखता है। अब एक बार आप इसको इंग्लिश में देखें, फिर आप इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ रहे ऑप्शन आपके, तो ये आपके जो दोनों हैं यानी ए आर दोनों सत्य हैं, यानी आप इतना समझ लीजिए गोपनीयता परामर्शदाता की अनिवार्य विशेषता है, जो आपको परामर्श दे रहा है, जो आपको एडवाइस दे रहा है, जो आपको बता रहा है, सलाह दे रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि उस चीज़ को मतलब गोपनीय रखा जाए। मतलब बहुत ज़्यादा आप हर चीज़ से व्यक्त कर देंगे तो फिर गोपनीयता का मतलब ही क्या रहेगा। रीजन है कि परामर्श संबंधी केवल तभी प्रभावी होगा जब परामर्शदाता गोपनीयता बनाए रखता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हमने बात की थी कि ये दोनों सत्य हैं, ए आर दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन कारण से
सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति एक ही समय पर नव परिवर्तन को नहीं अपनाते हैं। रीजन है परंतु वे नव परिवर्तन को क्रमित समय अनुक्रम में अपनाते हैं। अब एक बार इसको आप इंग्लिश में देखें, फिर आप आंसर इसका बताएं। इनोवेशन की बात हो रही है, नव प्रवर्तन की बात हो रही है, यानी ऑल इंडिविजुअल्स इन द सोशल सिस्टम डू नॉट अडेप्ट एन इनोवेशन एट द सेम टाइम। एक्चुअली जो नई चीज़ें होती हैं, नया इनोवेशन होता है, उसको हर एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर या एक ही टाइम पे नहीं अपना पाता है। कुछ लोग उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग को बहुत समय लगता है उस चीज़ में ढलने के लिए, उस चीज़ को अपनाने के लिए। तो दोनों का जो चीज़ होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी बोथ आर ट्रू। यानी आपका जो अभी कथन है, यानी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति एक ही समय मतलब एक ही समय पर नव प्रवर्तन को नहीं अपनाते हैं। सबका थोड़ा सा अलग अलग टाइम हो सकता है कि नई जो इनोवेशन है, नई जो चीज़ें हुई हैं, उनको हर एक टाइम भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो हर किसी का जो विचार है, जो पॉइंट है, वो सब अलग अलग है। तो हर टाइम पे एक ही समय में सारी चीज़ें नहीं अपना पाते। रीज़न क्या है, परंतु वे नव प्रवर्तन को क्रमित समय अनुक्रम में अपनाते, मतलब धीरे धीरे थोड़े थोड़े समय में जैसे जैसे वो चीज़ों को समझते जाते हैं, फिर वो चीज़ों को एक्सेप्ट करते जाते हैं, है ना। लेकिन धीरे धीरे समय लगता है, एक ही समय में सारी चीज़ें एक टाइम पे नहीं हो पाती। तो यहाँ हम बात करें, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, यानी ए आर दोनों सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, असममित वितरण या बंटन को विषम वितरण भी परिभाषित किया जाता है। रीजन है विषम वितरण में अंतिम सिरों में से एक की ही लंबाई केंद्रीय खंड की तुलना में दूसरे से अनानुपातिक होती है। एक बार आप इसको इंग्लिश में देखें, फिर आप इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 30। तो जो इसका राइट आंसर है वो है, एक सेकेंड डी कहाँ गया, अच्छा यहाँ है। ये जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 30 का जो आंसर है वो ए है, यानी जो आपका असममित वितरण है वो विषम वितरण की परिभाषित किया जाता है, और जो विषम वितरण है वो अंतिम सिरों में से एक की लंबाई केंद्रीय खंड की तुलना में दूसरे से अनानुपातित होती है। तो ये एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए। प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित करना है। किनमें प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है उस हिसाब से हमको क्रम में लगाना है। डबल रोटी, चीज, मक्खन और उबला हुआ अंडा। ठीक है, आपको इसको क्रम में लगाना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 31 में आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डी। यानी देखो, एक सेकेंड हिंदी में देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले उबला हुआ अंडा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, फिर उसके बाद आ रहा है आपका चीज़। ठीक है, उबला हुआ आपका अंडा, फिर आपका आया चीज़, फिर आपकी आई डबल रोटी, फिर आपका हुआ मक्खन। ठीक है, यानी आपका उबला हुआ अंडा, फिर चीज़, फिर डबल रोटी, फिर मक्खन। इस हिसाब से प्रोटीन की मात्रा होगी। अच्छा, आप मुझे बताइए प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। आप इसको मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन हमारे बॉडी में क्या कार्य करता है। ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और बहुत इजी हमने होमवर्क दिया है आपको। जीआईटी में खाद्य पदार्थ के पाचन के लिए एंजाइम्स की अनुक्रमिक संबद्धता बताइए। आइसो, मल्टेज, पेप्सिन, टाइलिन, एमिलेज। अब आपको इसमें बताना है।
ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको दिखे। क्वेश्चन नंबर 32। चलिए, और सारे ऑप्शन कहाँ गए, ये। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर बी, यानी CBDA पहले आएगा क्या, एक सेकेंड। तो यहाँ अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ सबसे पहले होगा टायलिन, फिर आएगा पेप्सिन, ठीक है, फिर आपका आएगा एमिलेज, और फिर आपका लाइसोमल्टेज फोर्थ, ठीक है। ये आपका क्रम रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय अधिकारी किस अनुक्रम में खरीद का ऑर्डर देता है। ऑर्डर फॉर्म बनाता है, विक्रेता की पहले पहचान करता है, विशेष विवरण लिखता है, डिटेल लिखता है, आवश्यकता की पहचान करता है, खाद के तरीके का चयन करता है। इसका आंसर क्या होगा। गिव द सीक्वेंस विच अ परचेस ऑफिसर प्लेस अ परचेस ऑर्डर। इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 33। ये रहे आपके कोड, और क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं जो इसका आंसर है वो कैसे होगा। हाँ जी, अब अगर हम बात करें बी की, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, आवश्यकता की पहचान करने की। सबसे पहले हम किस चीज़ की बात करते हैं, आवश्यकता की पहचान करने की, यानी आइडेंटिफाई करेंगे हमारी नीड क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है, तब तो हम अदर वर्क करेंगे। फिर क्या होगा, विशेष विवरण लिखना, फिर क्या होगा, विशेष विवरण लिखना। उसके बाद क्या होगा, ऑर्डर फॉर्म बनाना, ऑर्डर फॉर्म बनाने के बाद क्या होगा, खरीद के तरीके का हमको चयन करना है, और लास्ट में क्या होगा, विक्रेता की पहचान करना है। ये 5वें नंबर पे आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्रम रहेगा, यानी 33 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्रम लगाने के लिए क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ से संबंधित चीज़ें बहुत आती हैं, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। परिधानों के उत्पादन का सही अनुक्रम दीजिए। लेबल लगाना, संयोजन करना या जोड़ना, काटना या बंडल बनाना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। एक तो डी वाला ऑप्शन कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अब आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये रहे आपके ऑप्शन, और ये जो ऑप्शन आपका सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो थोड़ा छोटा करते हैं तो समझ में आएगा। सबसे पहले क्या होगा, काटना, काटने के बाद क्या होगा, लेबल लगाना, लेबल लगाने के बाद बंडल बनाना, और बंडल के बाद बनाना संयोजन या उनको जोड़ना, ये लास्ट में कार्य होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कृत्रिम रेशों के उत्पादन का सही क्रम क्या है। देखो, अब क्रम वाले अभी तक हमने देखे, जो अभी कथन वाले क्वेश्चन थे वो लाइन से आए, अब कौन से क्वेश्चन आए हैं, क्रम वाले आए हैं। परिष्करण, रसायनों के साथ उपचार, बाहर निकालने की क्रिया, बहुलीकरण, घोल में गलाना। कौन सा सी प्रक्रिया किस क्रम में होगी, वो आपको क्रम से इसको लगाना है। ये रहा आपका क्वेश्चन, देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 35। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले होगा आपका बहुलीकरण, बहुलीकरण के बाद होगा घोल में गलाना, घोल में गलाने के बाद होगा बाहर निकालने की प्रक्रिया, और परिष्कृत रसायनों के साथ क्या होगा, उपचार। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये क्वेश्चन, ये कई बार पूछा जा चुका है। होम मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि गृह प्रबंध की प्रक्रिया में गतिविधियों का सही क्रम आपको लगाना है। नियोजन, संगठन, प्रतिसूचना, क्रियान्वयन, नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन या प्रतिसूचना,
नियोजन, क्रियान्वयन, संगठन या प्रतिसूचना, या नियोजन, प्रतिसूचना, संगठन या क्रियान्वयन। क्या क्रम होना चाहिए इसका? यानी आपका करेक्ट सीक्वेंस एक्टिविटीज इन द होम मैनेजमेंट प्रोसेस। तो होम मैनेजमेंट प्रोसेस में ये इसकी जो प्रोसेस है, आंसर पहले ही दे रखा है। भाई साहब, मैं कितना कोशिश कर रही कि आपको आंसर ना दिखे, लेकिन आंसर पहले ही दिख जा रहा है। किस्मत बहुत अच्छी है ना। चलो आंसर बता देते हैं। अब सामने लिखा है तो बताना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है बी। ठीक है, प्लानिंग से लगा के फीडबैक तक। तो यहाँ अगर हम बात करें हिंदी वाले, देखिए जरा, सबसे पहले होगा नियोजन, फिर होगा संगठन ऑर्गेनाइजेशन, फिर क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन करोगे आप, मतलब क्रियान्वय करोगे, उस चीज़ को लागू करोगे। प्रतिसूचना यानी बाद में क्या होगा, फीडबैक होगा। ठीक है, पहले प्लानिंग होती है किसी चीज़ की। तो देखो प्लानिंग प्लानिंग तो हर जगह दिया हुआ है ताकि आप कंफ्यूजन हो जाओ, लेकिन फीडबैक लास्ट में आता है, इसके लिए तो आप श्योर रहोगे ही। तो यहाँ देखो फीडबैक सिर्फ दो में दिया है, एक यहाँ सी में ऑप्शन है और यहाँ आपका बी में ऑप्शन है। तो यहाँ प्लान, ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशंस और फीडबैक, ये प्लानिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोसामाजिक विकास की अवस्थाओं को सही क्रम में लिखे। उत्पादकता बनाम निष्क्रियता, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, अहम एकीकरण समाकलन बनाम निराशा, और पहल शक्ति नेतृत्व बनाम दोष अपराध। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों को डिटेल में आप लोगों से शेयर करूं, आप लोगों की क्लास लूं, तो मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। फिर वैसे तो मैं आपको कराऊंगी ही, बोलने की कोई भी बात नहीं है। होम साइंस के स्टूडेंट के लिए मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें करा पाऊँ। अभी तो स्टार्टिंग का चैनल है, तो अभी थोड़ा सा चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में टाइम लग रहा है। बाकी अगर आप मेरे से जुड़े रहें और मुझे मोटिवेट करते रहें, तो मैं ऐसे ही लगातार आप सभी लोगों के लिए काम करती रहूँगी, क्योंकि मुझे मेहनत करना बड़ा मज़ा आता है। फिर बात ये है ना कि थोड़ा सा, जैसे आप सोचो कि हम जब पेपर वगैरह देते हैं, है ना, पेपर वगैरह देते हैं, अब मान लो हमने पेपर दिया, हमने मेहनत की, अब हमको थोड़ा सा कहीं से शाबाशी मिले कि हाँ बेटा अच्छा कर रहे हो, पेरेंट्स से, है ना, तो हमको थोड़ा खुशी होती है कि हाँ हमने मेहनत की है। पहली बात तो अपने आप को अच्छा लगता है, वो तो अच्छी बात है, बट दूसरे भी अगर थोड़ा सा करते हैं तो मोटिवेशन आता है, एक अच्छा लगता है। तो वैसे ही मैं तो सेल्फ मोटिवेट तो हूँ ही, वो जो मेरे लिए लाइफ टाइम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा बाहरी मोटिवेशन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे आप लोगों का फीडबैक, अगर आप लोग का फीडबैक मिलता है कि आपको क्लास कैसी अच्छी लगी और क्या चीज़ें नई नई मुझे करनी चाहिए, तो वो चीज़ें और अच्छा लगता है कि हाँ आप सब मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसका आप परिवार बन रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमने कौन से क्वेश्चन की बात की, 37 क्वेश्चन की बात की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी है, यानी फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड ई। तो इसको हमको क्रम में लगाना था, तो सबसे पहले क्या होगा आपका, ये होगा पहल शक्ति नेतृत्व बनाम दोष अपराध। ठीक है, फिर हमने बी की बात की थी ना, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी। एंड उसके बाद हम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, फिर हमने उसके बाद बात की उत्पादकता बनाम निष्क्रियता, फिर आएगा आपका अहम एकीकरण बनाम निराशा। ठीक है, चलिए यहाँ से आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका बी सही है। ईगो के बाद डिस्पेयर आएगा आपका पहले नंबर पे, सेकंड आइडेंटिटी रोल कन्फ्यूज़न आएगा। ठीक है, और उसके बाद आएगा आपका ए। ठीक है, फिर आप आएगा आपका, सॉरी यहाँ गलत हो गया, रुको, यहाँ पहले आएगा आपका ये, फिर आपका आएगा सेकंड, फिर आपका आएगा थर्ड, ये आएगा आपका फोर्थ। ठीक है, ईगो लास्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल यानी PRA। तकनीकें प्रयुक्त करने में किन सोपानों का अनुपालन किया जाता है? ग्रामवासियों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना, ठीक है। उन ग्रामवासियों की पहचान करना जो अपने अनुभव बांटने को तत्पर हैं, जो अपने एक्सपीरियंस बताना चाह रहे हों। परिचर्या के लिए वातावरण तैयार करना, इन्वायरमेंट तैयार करना, ग्रामवासियों को मिलना मतलब ग्रामवासियों से मिलना और साक्षात्कार के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करना, ठीक है। तो स्टेप टू बी फॉलोड अप्लाइंग पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, इससे क्वेश्चन आता है, वैसे इससे क्वेश्चन काफ़ी आता है, तो इससे भी ध्यान रखिएगा। 3 ऑप्शन यहाँ है, बाकी ऑप्शन आपके यहाँ है, ठीक है। ये पता नहीं कैसा हुआ है कि आगे पीछे करके हो गया, ठीक है। आपको वैसे बहुत छोटा करूँगी तो आपको बहुत छोटा दिखेगा, इसलिए आप ऐसे ही देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 38 है उसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यानी ऑप्शन नंबर सी में क्या है, सबसे पहले ग्रामवासियों से क्या होगा, मिलना। ग्रामवासियों के मिलने के बाद ग्रामवासियों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना। उसके बाद क्या होगा, उन ग्रामवासियों की पहचान करने जो अपने अनुभव बांटने को तत्पर हों, तीसरा आएगा। फिर क्या होगा, फिर आपका पूरी दिलचस्पी तथा उत्साह दिखाना। उसके बाद होगा आपका परिचर्या के लिए आपको वातावरण तैयार करना है, इन्वायरमेंट तैयार करना है। और लास्ट में साक्षात्कार होगा, यानी आप साक्षात्कार के लिए अच्छा स्थान चयन करेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या है, दत्तक ग्रहण प्रक्रिया, यानी जब गोद लेते हो बच्चे को वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो दत्तक ग्रहण प्रक्रिया की अवस्थाओं का सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रुचि, जागरूकता, मूल्यांकन, दत्तक ग्रहण, जांच के लिए प्रयोग, ठीक है। आपको इसका क्रम लगाना है, यानी अरेंज द स्टेजेस ऑफ अडॉप्शन प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। इंटरेस्ट, अवेयरनेस, इवोल्यूशन, अडॉप्टिंग और ट्रायल, क्या क्या होगा इसका प्रोसेस। चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। तो आपका जो 39 है क्वेश्चन, इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, जागरूकता, अवेयरनेस जरूरी है, ठीक है। उसके बाद रुचि, इंटरेस्ट, फिर मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करोगे आप, ठीक है। थर्ड नंबर, उसके बाद आपका आएगा जांच के लिए क्या होगा, प्रयोग, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, दत्तक ग्रहण। लास्ट में आपका क्या होगा, दत्तक ग्रहण मतलब अडॉप्ट कर लोगे। पहले मतलब अवेयर होगे उस चीज़ के बारे में, जागरूक होगे, जानोगे, चीज़ों करेंगे, फिर आपका इंटरेस्ट जागेगा कि हाँ आपको करना है। फिर आप उसका मूल्यांकन करोगे, उसके चीज़ों के बारे में वो करोगे। उसके बाद जांच के लिए प्रयोग होगा, फिर उसके बाद दत्तक ग्रहण होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये क्रम लगाने वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। मापन के निम्नलिखित पैमानों को निम्नतम से उच्चतम के अनुक्रम में व्यवस्थित करें। इंटरवल माप, ऑर्डिनल माप, नॉमिनल माप या रेशियो माप, ठीक है। इनको आपको क्रम से लगाना है, ठीक है। इसमें चूज नहीं करना है आपको, इनको क्रम से लगाना है, सीक्वेंस से लगाना है, ठीक है। यानी आपको स्केल्स ऑफ मैनेजमेंट मेजरमेंट फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40 में, सबसे पहले देखो आएगा आपका नॉमिनल माप, ठीक है। फिर आपका आएगा ऑर्डिनल माप, ठीक। फिर आपका आएगा इंटरवल माप, एक सेकेंड। फिर आपका आएगा रेशियो माप, ठीक है, फोर्थ नंबर पे। तो ऑप्शन नंबर सी।
इन सारी चीज़ों के बारे में मैं पढ़ाऊंगी। और बीच बीच में हम लोग ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे, बीच बीच में इन चीज़ों को एक बार रिवाइज भी कर लेंगे एग्ज़ाम देने से पहले, ताकि इससे संबंधित अगर क्वेश्चन रिपीट होने की आशंका हो तो वो हमारा मिस ना हो, है ना। अब यहाँ आपको मिलान करने हैं। खाद्य पदार्थ दिया हुआ है, साइड में आपके रंग द्रव्य दिए हैं, चुकंदर, गाजर, प्याज, और डी क्या है, पालक। इधर है फ्लेवोन, बिटालिन, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स। एक बार आप इसको इंग्लिश में देख लीजिए, फिर आप इसके आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर क्या है, 41। क्वेश्चन नंबर 41। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 41 है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो एक सेकंड रुको। जी, अब हम बात करते हैं चुकंदर का होगा, क्या होगा, बिटालिन, ठीक है। गाजर का होगा आपका कैरोटीनॉइड्स, प्याज का होगा आपका फ्लेवोन, और पालक का होगा क्लोरोफिल, ठीक है। तो आपका जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे भी मिलान है। अल्फा सेल पैनक्रीज, एड्रिनल कॉर्टेक्स, बीटा सेल पैनक्रीज और पिट्यूटरी। तो इसको आपको मिलाना है, ये हार्मोन्स हैं, ये ग्रंथियां हैं, तो इन पे आपको मिलाना है एड्रिनल कॉर्टिकल स्टेरॉइड्स, इंसुलिन, प्रोलैक्टिन एंड ग्लूकेगॉन, ठीक है। एक बार इंग्लिश में देख लीजिए, फिर आप इसका आंसर बताइए। ए सेल पैनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 42 है, इसका जो राइट आंसर होगा, इसको हम कहाँ कौन सी चीज़ मिलाएंगे, तो ए होगा आपका फोर्थ, यानी ग्लूकेगॉन, ठीक है। बी आपका होगा ए, यानी एड्रिनल कॉर्टिकल स्टेरॉइड्स। आपका सी आंसर होगा आपका इंसुलिन, और आपका डी आंसर होगा प्रोलैक्टिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैटरिंग इकाई को सेवा विधि के सही क्रम का आपको मिलान करना। ये कैटरिंग इकाई दिया है, यहाँ सेवा की विधि है। कैफेटेरिया, अस्पताल, रेलवे या कॉन्फ्रेंस हॉल में कौन कौन सी आप सर्विस दे सकते हो, वो आपको बताना है, ठीक है। एक बार इंग्लिश में देख लीजिए, फिर हम इसका आंसर करते हैं। थोड़ा सा दूर दूर दिया है ये, कैफेटेरिया, हॉस्पिटल, रेलवे या कॉन्फ्रेंस हॉल में कौन कौन सी सेवा होती है। तो यहाँ अगर हम बात करें, जो क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 43 है, उसका जो राइट आंसर है वो हम बताते हैं आपको। कैफेटेरिया में स्क्रैम्बल, ठीक है। अस्पताल में केंद्रीकृत, रेलवे में क्या होता है आपका प्लेटेड सर्विस, और कॉन्फ्रेंस हॉल में होता है बुफे सर्विस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भी आपको मिलान करना है। क्लासिक, फैन और कुट्टू प्रेत आ पार्टर, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में देखिए, फिर आप इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 44। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हम देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्लासिक का क्या होगा, बरसों चलते हैं ये, ठीक है। फैड जो होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं, मतलब थोड़े समय के लिए अच्छे लगते हैं।
ओट कुट्टू क्या होता है? सिर्फ अपने लिए फिट परिधान होते हैं। और जो प्रेत पार्टर होता है, ये क्या होता है? ये होता है पहनने को तैयार लोग। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर होगा। और इसमें जो हम बता दें आपको, जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, 44 का राइट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ देखिए, कपास, अनानास, अलसी और नारियल की जटा। ठीक है, आपको इसमें से मिलाना है पादप तना, बीज के रोए, पादप पत्ता, फलों का छिलका। इंग्लिश में देखिए, फिर आप इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 45। थोड़ा छोटा कर लेते ताकि दिखे। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा, कपास को हम मिलाएंगे बीज के रोए से। अगर हम बात करें अनानास की, तो हम इसको मिलाएंगे पादप पत्ता से। अलसी को मिलाएंगे पादप तना से। और नारियल की जटा फलों का ये क्या होता है? छिलका होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मानव संसाधन नेमी निर्णय अनुपात किससे क्या संबंधित है? अंतर संबंधित, पुनः घटित होना, स्वर्णिम आयताकार या अगोचर। एक बार इसको आप इंग्लिश में देखें, फिर इसका आंसर देते हैं। यहाँ 3 दिख रहा है, चौथा नीचे है। चलिए, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी एक वीडियो में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। अगली बार करेंगे कि पार्ट वाइज करेंगे, 45 कर लेंगे, या 25 कर लेंगे, क्योंकि किसी किसी में 75 तक क्वेश्चन है ना, तो उस तरीके से भी करना पड़ेगा। तो यहाँ तो 50 किसी तरह से हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाती है तो आप भी थक जाते हो पढ़ते पढ़ते। तो इस वजह से कह रही कि इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया जाएगा तो इजी हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट टाइम से ऐसा ध्यान रखेंगे। 46 का जो आपका आंसर होना चाहिए सही, तो वो हम बात करते हैं, वो है ऑप्शन नंबर ए। यानी मानव संसाधन होगा आपका अगोचर, संसाधन में आएगा आपका अंतर संबंधित, नेमी निर्णय में आपका आएगा पुनः घटित होना, और अनुपात में आएगा स्वर्णिम आयताकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे मिट्टी के प्रतिरूप बनाना, पूर्व बुनियादी शिक्षा के बारे में किसने बोला? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? आईसीडीएस में पोषण के लाभान्वित। इन सबको आपको मिलाना है, तो पहले आप एक बार इंग्लिश में देखें, फिर हम इस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 यानी 47। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, तो थोड़ा सा हमें छोटा करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ अगर हम बात करें थोड़ा सा, हाँ जी, मिट्टी के प्रतिरूप बनाना, अगर ये आपको यहाँ के ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं तो मैं ऊपर कर देती हूँ एक बार इसको। मिट्टी के प्रतिरूप बनाना आपका होगा कल्पना शक्ति एवं सृजन करता। ठीक है, फिर अगर हम बात करें आपका दूसरे का होगा आपका पहला, यानी बुनियादी शिक्षा के बारे में आपका M.K. गांधी जी ने कहा है। देखो यहाँ पे अगर आप रिलेट कर पाओगे तो महिला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो सभी को पता है 8 मार्च को होता है। ठीक है, यहाँ हमने बात की मिट्टी के प्रतिरूप बनाना, यानी जो लोग सोच पाते हैं, कल्पना कर पाते हैं, थिंकिंग कर पाते हैं, वो मतलब होता ना मूर्ति वगैरह, वही लोग बना पाते हैं। ठीक है, पूर्व बुनियादी शिक्षा जो आपके M.K. गांधी हैं वो हो गया। आईसीडीएस में पोषण के लाभान्वित कितने वर्ष के बच्चे? 6 माह से 72 माह के जो बच्चे होते हैं वो होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 48। ज्ञान में बदलाव, अभिवृद्धि में बदलाव, विश्वास में बदलाव, कौशल में बदलाव, कार्य आत्मनिर्भरता या सेल्फ डूइंग थिंकिंग, व्हाट पीपल नोस, क्या है ये? आपस में मिलाना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 48।
तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ज्ञान में बदलाव यानी लोग क्या जानते हैं। ठीक है, अभिवृद्धि में बदलाव यानी क्या होगा आपका, कुछ चीज़ों के प्रति प्रतिक्रिया। ठीक है, आपका अगर हम बात करें कौशल में बदलाव, विश्वास में बदलाव में एक सेकेंड, विश्वास में बदलाव मतलब आत्मनिर्भरता और कौशल में बदलाव मतलब कार्यकर्ता। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है पारंपरिक विधि और राज्य, उड़ीसा, आयल अट्टम, कथकली, यक्षगान। कथकली तो पहले ही समझ जाओगे, नाम से ही समझ में आता है। ठीक है, यहाँ एक सेकेंड, ये रहा इंग्लिश में भी वही होगा, कोई वो नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 49। तो जो 49 का आंसर है वो है आपका, देखो सबसे पहले उड़ीसा का आपका उड़ीसी होगा, है ना, उड़ीसा लिखा है, उड़ीसी होगा, उड़ीसी। उड़ीसा का उड़ीसी होता है। ठीक है, तो उड़ीसा लिखा है। आइलट्टम ये आपका होगा तमिलनाडु का, कथकली आपका कहाँ का होगा, केरल का, और यक्षगान आपका कर्नाटक का। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, एंड आपके लास्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं। अभी हमने काई स्क्वायर, माध्य का योग, मीडियम, ये अभी हमने काई स्क्वायर की बात की, तो हमने पहले भी बताया था इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। एमडी और ये जो साइन है, ये जो साइन है ये क्या क्या चीज़ों का साइन है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ एक बार इंग्लिश में देख लीजिए, फिर आप इसका, अच्छा इसका इंग्लिश में दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसका हिंदी में ही देखिए, फिर हम आंसर करते हैं। तो जो ये इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी ए का आपका होगा, आपका एमडी का है मीडियन यानी माध्यिका, माध्यिका मतलब होता है बीच का। ठीक है, अगर आपको माध्यिका निकालना आता हो। बी का आपका होगा आपका थर्ड का योग, सी का है एक्स स्क्वायर का है आपका काई स्क्वायर, और एक्स का है आपका मध्य। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये रही आज की आपकी क्लास। हमने अभी सॉल्व किया है 2012 का जो सेकेंड है पेपर होम साइंस का, उसको सॉल्व किया है। अब इसके आगे हमने अभी जून का किया है, फिर हम धीरे धीरे दिसंबर का करेंगे। ऐसे ऐसे करते करते हम प्रीवियस ईयर, लगभग हमें 10 ईयर के प्रीवियस ईयर सॉल्व करने चाहिए पेपर देने से पहले, क्योंकि अगर हमने 10 ईयर के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिए तो हमारा जो चीज़ है और जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा, हमें चीज़ें समझ में भी आएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।